करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर केस स्टडी, स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। तो पहला केस स्टडी है, यूरेनस लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन मेटल प्रोडक्ट्स। द वर्क इज मेनली डिवाइडेड इनटू फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स एंड पर्सोनल. Identify the type of organization structure followed by the organization over here. Whether it is functional organization or functional structure, relational structure, divisional structure, none of the above. तो यूरानस लिमिटेड करके एक कंपनी है जो कि डील कर रही है मेटल के प्रोडक्ट्स में। इनका काम क्या है, ये डिवाइड कर देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के बेसिस पे। अब यहाँ पे हमें कीवर्ड मिला है कि जो डिविजन किया जा रहा है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, फंक्शन के बेसिस पे। जब भी डिवीजन फंक्शन के बेसिस पे होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर कहलाया जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहां पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन को उसके फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। और हर एक जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो डिवीजन किया जा रहा है फंक्शन का ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, हम उसे नाम क्या दे देते हैं, फंक्शनल मैनेजर। तो हर एक डिपार्टमेंट में देयर इज एन एक्सपर्ट who is taking care of their own area, right? यानी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में हर एक फंक्शन को एक स्पेशलिस्ट रन कर रहा है। स्पेशलिस्ट रन करने की वजह से यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट, कमांड, ये सब बहुत कन्वीनियंट हो जाता है और कंफ्यूजन और केओस कम रहता है, बिकॉज पीपल आर टेकिंग ऑर्डर फ्रॉम देयर ओन मैनेजर इटसेल्फ हु इज अ हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट, एंड ऑल दीज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दे आर कनेक्टेड टू वन सोर्स ऑफ कमांड। तो चाहे प्रोडक्शन हो, परचेज हो, मार्केटिंग हो, अकाउंट्स हो, पर्सनल हो, ये सब एक ही पर्सन को रिपोर्ट कर रहे हैं, लेट्स से द सीईओ ऑफ द कंपनी। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एबीएफएम सीआईबी का चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, और इसके ऊपर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नाउ let me introduce you. Welcome to Officer Adda 24/7, which is one stop preparation channel for JIB, CIB and other promotional exam. यहाँ पर हम आपको प्रिपेयर करवाते हैं बैंक प्रमोशनल एग्जाम के लिए भी और अदर सर्टिफिकेट कोर्स के लिए भी। मेरा नाम प्रियांशु है, मैं सीनियर मेंटोर हूँ ऑफिसर अड्डा 24/7 पे। मैं आपको सीआईबी के 2 सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, विच इज एबीएफएम एंड एबीएम। वाईटी सेशन का जो टाइमिंग है दैट इज 10 PM इन द इवनिंग एंड 8:30 PM एबीएफएम। रिसेंटली मेरा बैच भी आ रहा है जो कि स्टार्ट हो रहा है 24th से 8 to 10। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। बैच आपको 81% के डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा, जिसके लिए आपको यूज करना है कोड Y183। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन हम एक ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एंड डैश द एक्टिविटी ऑफ एंटरप्राइज, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग, एलोकेटिंग एंड डिफाइनिंग, establishing relationship and grouping, defining and allocating. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एक कैसा प्रोसेस है, राइट? यहाँ पे हम क्या करते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज, राइट? क्या प्रोसेस है, जहां पे हम डिफाइन करते हैं किसको, एक्टिविटीज को, ठीक है, और साथ में एक्टिविटीज को हम ग्रुप कर देते हैं सो दैट एंटरप्राइज अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए। सो इट इज डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? इनमें से कौन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फीचर है? नंबर 1, डायरेक्टेड बाय कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, managers are leaders, both 1 and 2, none of these. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जहां पे आप एक प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर की तरह डिविजन करते हो। नाउ दिस डिविजन कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ लाइन स्ट्रक्चर, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, इट कुड बी योर कमिटी स्ट्रक्चर, और इट कुड बी द फंक्शनल स्ट्रक्चर। किसी के बेसिस पे भी, राइट, किसी पर्टिकुलर पैटर्न के बेसिस पे आप ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर रहे हो into different part. So formal organization का जो origin है वो कहाँ से आता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से ही आता है, कि आप एक फॉर्मल कल्चर फॉलो कर रहे हो, रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो जो आपकी कंपनी में बनाई गई है। मूविंग फॉरवर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये फॉर्मल चैनल है तो मैनेजर लीडर्स होते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2। दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पहला फीचर क्या होगा कि ये कंपनी डायरेक्टेड होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा, ये कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके बनाई जाती है। यहाँ पे जो डिवीजन होगा ऑर्गेनाइजेशन का, स्ट्रक्चर जो बनाया जाएगा
वो कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न पे होगा। वो हो सकता है लाइन स्ट्रक्चर, वो हो सकता है लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर, ठीक है, वो हो सकता है कमिटी स्ट्रक्चर, वो हो सकता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, ये सब हो सकते हैं। बट ये सारे किसमें आते हैं? आपके फॉर्मल चैनल में आते हैं, करेक्ट। इनफॉर्मल कौन सा होता है? विच इज मेड और विच इज a group which is made as per the convenience of the people, है ना, जहां पे जिनको कंफर्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रुपिंग की जाती है, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one is a type of organizational structure? Functional, responsibility, behavior, none of the above. इनमें से कौन सा एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है? अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें, इसका मतलब अरेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू गेट अ क्लैरिटी कि कहां से किसको ऑर्डर मिलेगा, कौन किसका ऑर्डर फॉलो करेगा, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एंड chaos व्हाइल परफॉर्मिंग द जॉब और टास्क। तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी, ये सारे फॉर्मल के अंदर आते हैं। फंक्शनल हो गया, लाइन एंड स्टाफ हो गया, या फिर आपका सेंट्रलाइज हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल स्ट्रक्चर में आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, देन फंक्शनल इज द वन वेयर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दैट पीपल आर परफॉर्मिंग। तो यहाँ पे जो सेग्रीगेशन किया जा रहा है लोगों का, वो किसके बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दैट दे आर परफॉर्मिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हर एक एरिया पे स्पेशलिस्ट बिठा दिया जाता है, ठीक है, और हर एक फंक्शन को एक स्पेशलिस्ट रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जहां पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में बांटा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जॉब फंक्शन दैट पीपल आर प्रोवाइडिंग। अब इसके बाद फर्दर जो स्टाफ होगा वो भी उसी के बेसिस पे अरेंज होगा, यानी ये जो आपने एक डिपार्टमेंट बनाया है, इस डिपार्टमेंट को हेड करेगा फंक्शनल मैनेजर, ठीक है, और इसके नीचे जो एम्प्लॉयज आएंगे वो भी अपने फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई किए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे लोग रिपीटेटिव वर्क करते हैं, सेम काम करे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे, राइट। और स्पेशलिस्ट के साथ साथ इस मेथड की वजह से कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है और एफिशिएंट भी हो जाता है, यानी टाइम जल्दी भी खत्म होता है और काम जल्दी भी खत्म होता है, साथ ही साथ इफेक्टिव भी हो जाता है, राइट। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी कंट्रोल्ड बिकॉज यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं जो वो काम कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है, दैट इज द रीजन वी प्रिफर दिस मेथड, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट वन, which of the following is an advantage of functional structure? Functional structure leads to occupational specialization. It promotes better control and coordination within the department. Only one, both 1 and 2. What will be the right answer? ना, इनमें से कौन सा एडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर का? अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो हमने क्या बोला, एक तो फायदा क्या होगा? स्पेशलाइजेशन होगी यहाँ पे, राइट। यहाँ पे वी विल फाइंड स्पेशलाइजेशन। जो पर्सन आपको हेड कर रहा है, ही इज अ स्पेशलाइज्ड पर्सन, द पीपल हु आर पार्ट ऑफ हिज टीम, दे आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड पीपल, ठीक है। तो दोनों जगह पर आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा, ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग क्या हो जाएगा? स्पेशलाइजेशन के साथ साथ आपको यहाँ पे दिखेगा कि ऑपरेशनल लेवल पे क्लैरिटी बहुत है, बिकॉज पीपल आर अवेयर दैट व्हाट दे आर सपोज टू डू, दे आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, देन देयर इज बेटर कंट्रोल, ठीक है, एंड मोर एफिशिएंसी। ये सारे इसके एडवांटेज हैं। अब हम इसमें से मैच कर लेते हैं। इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि ऑक्यूपेशन में जब आप जॉब परफॉर्म कर रहे हो तो आप स्पेशलिस्ट, है ना, स्पेशलिस्ट के द्वारा कर रहे हो,
और स्पेशलिस्ट क्यों हो जाते हैं? बिकॉज रिपीटेड वर्क हो रहा है। दो मैंने आपको अपने पेड पैशन में बताया था कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि मोनोटोनस हो जाता है, इसीलिए काफी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब रोटेशन का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व किया जाता है, जॉब एनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। व्हाई? बिकॉज जिससे कोई भी पर्सन मोनोटोनस ना हो। मोनोटोनस होने से, डल होने से, रिपीटेड टास्क होने से आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। देन फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रमोट्स बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स विद इन द डिपार्टमेंट। तो बेटर कंट्रोल तो अनडाउटेडली है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमें जो एक चीज, दो चीजें या एडवांटेजेस जो देखने को मिलेंगे वो यही है कि सबसे पहला तो यहाँ पे जो वर्क परफॉर्म किया जा रहा है वो स्पेशलाइज्ड पर्सन के द्वारा कराया जा रहा है, तो स्पेशलाइजेशन होगा टास्क में। देन सेकेंड विल बी ऑपरेशनल लेवल पे क्लैरिटी बहुत है, किसको क्या काम करना है वो हमें क्लैरिटी है। देन थर्ड लेवल पे बेटर कंट्रोल इज देयर, पीपल आर अवेयर व्हाट दे हैव टू डू, हाउ दे हैव टू डू, एंड बिकॉज दे आर डूइंग इट रिपीटेडली, इनको स्पीड और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों का बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फंक्शनल स्ट्रक्चर, easy to fix responsibilities in case of divisional structure, both 1 and 2, only 1 and 2. Now, प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर में हो पाता है, विच इज करेक्ट। वही अभी हमने डिस्कस करा था कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन कहां पे होता है? फंक्शनल लेवल पे होता है, राइट। एंड इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन केस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। अगर ऑर्गेनाइजेशन को आपने सेग्रीगेट करा है ऑन द बेसिस ऑफ डिविजन्स, राइट, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना भी इजी हो जाता है, हमें पता है हमें किसको क्या काम देना है, राइट। या फिर किसी अकाउंटेबिलिटी की जब बात आएगी वहां पे भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज वी नो हु इज अकाउंटेबल फॉर व्हाट, द रोल ऑफ एवरी पर्सन इज वेरी क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। अगेन व्हाई? बिकॉज वी नो व्हाट आर वी सपोज टू डू, हमें पता है हमें क्या करना है, साथ ही में हमें पता है हमें किससे काम करवाना है, जिसकी वजह से एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाती है। तो राइट आंसर विल बी बोथ 1 and 2, करेक्ट। तो हमने टोटल 6 क्वेश्चन करे, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने शुरू करा था एक केस स्टडी से, जहां पे हमसे बोला गया था कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करा है फंक्शन के बेसिस पे, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? इसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर हम आगे बढ़े और हमने बोला ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जहां पे एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज को डिफाइन और ग्रुप कर दिया जाता है, क्या एक्टिविटीज करनी है और उनको कैसे एक साथ करना है या कौन करेगा वो ग्रुप कर दिया जाता है। देन इनमें से कौन सा एक फीचर है? तो हमने बोला दोनों ही फीचर हैं। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा रन की जाती है और यहाँ पे मैनेजर्स जो है वो लीडर होते हैं। देन विच वन इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? तो फंक्शनल स्ट्रक्चर हमने डिफाइन करा था कि इनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है। देन हमसे पूछा कि एडवांटेजेस क्या है, तो इसमें आंसर तो बोथ था, बट अगर देखा जाए तो स्पेशलाइजेशन एक एडवांटेज है, ऑपरेशनल लेवल पे क्लैरिटी है वो एडवांटेज है, कंट्रोल बेटर हो जाता है एंड ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ जाती है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को आपने किसके बेसिस पे डिवाइड करा हुआ है? आपने डिपार्टमेंट बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ द पीपल दैट आर परफॉर्मिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन द लास्ट क्वेश्चन, यानी हमने टोटल 6 क्वेश्चन डिस्कस करे। लास्ट क्वेश्चन था प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फंक्शनल स्ट्रक्चर, इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हमने कहा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हाई? बिकॉज प्रोडक्ट का जो स्पेशलाइजेशन है वो फंक्शनल लेवल पर ही होता है, ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर में ही होता है जहां पे फोकस प्रोडक्शन प्रोडक्ट के ऊपर होता है ना। यहाँ पे क्योंकि आप ग्रुप कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होना आसान है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है डिविजनल स्ट्रक्चर में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, राइट। तो डिविजन में आपकी जो ड्यूटीज है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 राउंड है जहां पर आज हमारा एम है 50 क्वेश्चन को लेस देन 50 मिनट्स में कवर करना। क्योंकि मैं आपकी मेंटोर जो टॉपिक्स कवर करवाती हूं, मैं आपको कवर करवाती हूं मॉड्यूल बी एंड सी। तो मेरे जो आज के क्वेश्चंस हैं वो सारे किससे होंगे? या तो मॉड्यूल बी से या तो होंगे मॉड्यूल सी से,
राइट तो अगर आप तैयार हैं तो जल्दी से मुझे बताते जाइए कि येस यू आर रेडी, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आपको ये सेशन पसंद आया है नहीं। उसके लिए आप सिंपली हमारे सेशन पे लाइक बटन को क्लिक कर सकते हैं, बिकॉज लाइक बटन से या लाइक बटन पर क्लिक करने से फ़ायदा ये होगा कि ये सेशन आपके पास ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है। और आपको YouTube ये सुविधा देता है कि आप अपने सेशंस को सेव कर सकते हो, लाइक बटन पे क्लिक करने के बाद लाइक वीडियोस में सेशन अवेलेबल हो जाता है। ऑल्सो वन मोर थिंग, आप इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं, उन सभी के साथ इस सेशन के लिंक को शेयर जरूर करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, विच टाइप ऑफ सिक्योरिटी टिपिकली कैरीज वोटिंग राइट? इनमें से कौन सी ऐसी सिक्योरिटी है जो कि वोटिंग राइट कैरी करती है? क्या वो डिबेंचर्स है, क्या वो इक्विटी है, क्या वो प्रेफरेंस है या फिर बॉन्ड है? तो अगर हम वोटिंग राइट्स की बात करें तो इक्विटी शेयर्स हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स होती हैं। डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स या फिर बॉन्ड्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती। Next one, equity shares have a or an unlimited life and voting rights and receive dividend. Limited life with no voting rights but receive dividend. Limited life and voting rights and receive dividend. Unlimited life and voting rights but receive no dividend. तो यहाँ पर equity shares के पास receive dividend वाला ऑप्शन तो होता है, तो जहाँ पे आपको no dividend दिख रहा है वो कट कर दीजिए। Then no voting rights, इसको भी कट कर दीजिए क्योंकि वोटिंग राइट्स तो उनके पास होती है ना। लिमिटेड लाइफ नहीं होती है, अनलिमिटेड लाइफ होती है, कितना भी चल सकते हैं, तो इस ऑप्शन को भी कट कर दीजिए। यानी राइट आंसर क्या बचता है? ऑप्शन नंबर ए। देन इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन हु इज पेड फर्स्ट? इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर होल्डर्स या फिर सबको एक साथ दे दिया जाता है। लिक्विडेशन का मतलब होता है बिजनेस का एंड होना या फिर बंद होना। जब हम लिक्विडेशन की बात करते हैं तो लिक्विडेशन के केस में सबसे पहले पैसा दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को, फिर अगर पैसा बचता है तो प्रेफरेंस को, और अगर उसके बाद फिर भी कुछ बच गया तो इक्विटी शेयर को। ये होगी सीक्वेंस। दिस नेक्स्ट, व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ सेंसिटिव अ कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम इज टू इट्स वेरिएबल कॉस्ट. It is a measure of how much debt a company has. It's a measure of company's return on equity. It is a measure of company's profitability. Now, अगर हम लीवरेज वर्ड की बात करें तो लीवरेज बेसिकली रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट कंपोनेंट को। तो हम ये कैसे निकालते हैं? हमारी सेल्स वैल्यू होती है, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट को निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, इस कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो हमारा यहाँ पे जो अमाउंट आता है वो होता है EBIT। अब हमने जो फाइनेंस के लिए इंटरेस्ट ली थी, लोन्स वगैरह पे हमने जो इंटरेस्ट ली थी, विच इज फाइनेंशियल लीवरेज, ये आ जाता है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज किस बारे में बात करता है? ऑपरेटिंग लीवरेज बात करता है कि कंपनी ने कितना जो कंपनी की फिक्स कॉस्ट है, जो कंपनी ने रेस की हुई है, जहां पे इंटरेस्ट वगैरह की बात हो जाती है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रीब्यूशन और वेरिएबल कॉस्ट। करेक्ट? आई होप यहां तक आपको क्लियर है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर करता है कि हमारी फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करता है, कितनी सेंसिटिव है हमारा बिजनेस। ठीक है, सो यहाँ पे डेट से रिलेटेड बात है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इट इज अ मेजर ऑफ हाउ सेंसिटिव अ कंपनीज ऑपरेटिंग इनकम इज टू इट्स वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट वन, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड डिबेंचर्स, रिटेन्ड अर्निंग, ओवरड्राफ्ट या फिर लीजिंग। एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या होता है? जो हम बाहर से लेते हैं पैसा। तो रिटेन्ड अर्निंग तो कंपनी की खुद की इनकम होती है, तो ये इसको इंक्लूड नहीं करेगा। देन अ कंपनी विद हाई फाइनेंशियल लीवरेज, यानी अगर किसी कंपनी ने इंटरेस्ट के फॉर्म में ज्यादा पैसा लिया हुआ है तो उसे हम क्या रेफर करते हैं? अगर हम बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में, तो वो क्या बताता है कि कंपनी ने लोन बहुत ज़्यादा लिया है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, राइट। तो उस सिचुएशन में वो दिखाता है कि ऐसी कंपनी हायर बैंक्रप्सी के रिस्क पे है, लोअर है या फिर प्रॉफिटेबल है, ऑलवेज हैज़ अ लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर आपने ज़्यादा लोन लिया हुआ है तो आपकी जो बैंक्रप्सी की रिस्क है वो ज़्यादा है, राइट, क्योंकि आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो। Then preference shares must always pay dividend, right? They are supposed to pay always they are supposed to pay dividends, have limited voting rights, are not part of company's share capital, are eligible for interest. अगर हम preference shares की बात कर रहे हैं तो preference shares के केस में क्या सिचुएशन होगी?
प्रेफरेंस शेयर्स की अगर हम बात करें तो दे मस्ट ऑलवेज पे डिविडेंड, दे हैव लिमिटेड वोटिंग राइट्स, आर नॉट पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, आर एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन्हें मिलता नहीं है, ठीक है, दे हैव लिमिटेड वोटर रैंक, मस्ट ऑलवेज पे डिविडेंड, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे हैं जिनको हमेशा हमें डिविडेंड देना चाहिए, यस, लिमिटेड वोटिंग राइट्स इनके पास नहीं है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, दिस इज रॉन्ग, दे आर पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल. Next one, a debenture issued for a period of 10 years is a long-term loan, cannot be issued as a secured instrument. It is a short-term loan, receives dividend payment. अगर आप एक डिबेंचर को इशू कर रहे हो तो वो एक लॉन्ग टर्म लोन को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. देन what is financial leverage? It is a measure of company's inventory turnover. It is a measure of company's efficiency in using its asset. It is a measure to the extent to which a company is using debt financing. It is a measure of company's market share. Leverage word हमेशा लोन को रिप्रेजेंट करता है, इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, राइट? तो ये क्या होगा राइट आंसर? इट इज अ मेजर टू द एक्सटेंट विच अ कंपनी इज यूजिंग इट्स डेट फाइनेंसिंग, यानी डेट को यूज करके अपने बिजनेस को आपने कितना फाइनेंस किया हुआ है वो कहाँ पे कवर हो जाता है? आपके फाइनेंशियल लीवरेज में. देन perpetual debt capital refers to fund raised through sales of share, fund raised by borrowing that need not be repaid, factoring accounts receivable, inventory loans. Now perpetual word का मतलब क्या होता है? which has no end, यानी इनफाइनाइट है, कोई एंड नहीं है. तो अगर आपने एक ऐसा लोन लिया हुआ है जो कि डेट लिया है जो कि परपेचुअल है, उसका मतलब क्या है कि ये जो फंड्स आपने रेज करे हैं दैट नीड नॉट बी रीपेड, यानी इनका जो रीपेमेंट है वो नहीं होगा. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. Next question, which of the following is typically true about dividend on preference shares? They are variable and depend upon the company's profit. They are fixed and must be paid before dividend to equity shareholder. They are typically higher than dividend on equity shares. They are discretionary and may not be paid every year. अगर हम dividend on preference shares की बात करते हैं तो preference shares के ऊपर जो dividend का rate होता है वो fix होता है and it should be paid before the equity shareholders, तभी यहाँ पे word use होता है preference. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वो करेक्टली यही बता रहा है कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उस पे डिविडेंड फिक्स होना चाहिए और साथ में इट शुड बी पेड टू इक्विटी, इट शुड बी पेड बिफोर देन द इक्विटी शेयर होल्डर. देन व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स? दे आर टाइप ऑफ इक्विटी दैट गिव्स होल्डर अ फिक्स्ड डिविडेंड. They are type of debt that pays a fixed interest rate. They give holders voting rights in a company. They represent a claim on a company's earning after debentures. क्या होगा राइट आंसर? नाउ अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, there are type of equity that gives holder a fixed dividend. अब हमें चूज करना है जो सबसे अप्रोप्रिएट हो. There are type of a debt that pays a fixed interest rate. ये तो गलत ही हो गया, इंटरेस्ट रेट का तो यहाँ पे कोई यूज नहीं है. They give holders voting right in the company. No. They represent a claim on company's earning after debenture holder. Right. So they are a type of equity. Now when they say they are a type of equity, वो गलत हो जाता है because equity के पास voting rights होती हैं. But और उनका जो आपका जो डिविडेंड है वो वेरिएबल होता है, बट उन्होंने बोला कि फिक्स डिविडेंड है. लेकिन अगर आप इसे पढ़ो, दे रिप्रेजेंट अ क्लेम ऑन अ कंपनीज अर्निंग आफ्टर डिबेंचर होल्डर, विच इज करेक्ट. तो डिबेंचर होल्डर के अमाउंट को पे करने के बाद जो नेक्स्ट राइट आता है वो किसका है? प्रेफरेंस वालों का. देन व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट. द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग how to distribute dividend, the process of deciding how to manage a company's debt. Now capital budgeting is a process जहाँ पर हम ये डिसाइड करते हैं कि जो पैसा हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो हमें बेनिफिशियल रहेगा या फिर नहीं. तो राइट आंसर क्या होगा? दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट. यहाँ पर हम ये डिसीजन करते हैं कि भाई अगर हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा या फिर नहीं रहेगा. देन which of the following is a commonly used capital budgeting technique? Current ratio analysis, quick ratio analysis, net present value analysis या फिर debt to equity ratio analysis. अगर आप कैपिटल बजटिंग टेक्निक के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो फेमस 3 टेक्निक्स हैं वो है आपकी NPV, देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, IRR. ये जो मॉडर्न एरा की है, और MIRR. ठीक है. अगर आप ट्रेडिशनल टाइम में चले जाएं तो पे बैक पीरियड मेथड,
ठीक है। देन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये 5 फेमस मेथड्स हैं जो कैपिटल बजटिंग में यूज किए जाते हैं। अब इसके अंदर डिस्काउंटेड पे बैक भी आ जाता है, राइट। तो यहां पे राइट आंसर क्या होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस, जो कि हमें ये बताता है कि हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। नेक्स्ट, अ पॉजिटिव एनपीवी फॉर अ प्रोजेक्ट सजेस्ट the project is expected to result in a financial loss, the project is expected to generate less cash flow than its initial cost, the project is expected to generate more cash flow than its initial cost, the project is expected to have no impact on the company's cash flow. अगर हम एनपीवी की बात करें तो एनपीवी का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी पैसा लगाया है, राइट, कैश आउटफ्लो जो आपका जा रहा है बिजनेस से, माइनस प्रेजेंट वैल्यू सो ये आपको क्या बताता है कि जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल रही है कैश इनफ्लो से, करेक्ट, इट शुड बी ग्रेटर देन योर कैश आउटफ्लो। अगर ऐसा होता है तो आपका जो एनपीवी आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव आ रहा है दैट मीन्स कि आउटफ्लो कम है, इनफ्लो ज्यादा, वी शुड एक्सेप्ट सच प्रोजेक्ट्स। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, द प्रोजेक्ट अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स द प्रोजेक्ट इज जनरेटिंग मोर कैश फ्लो देन द इनिशियल कॉस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इंडिकेट इन कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या प्रोजेक्ट करता है, क्या बताता है। मैंने आपको बताया था कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक मेथड है जिससे हम ये एनालाइज करते हैं कि हमें किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं। तो इट इज द इंटरेस्ट रेट at which a project's NPV becomes zero, the project contribution to the company's total revenue, the amount of cash a project will generate, the rate at which a project's cash flow must grow to cover its cost. Now अगर हम IRR की बात करें तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि बोलता है कि हमारा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो शुड बी इक्वल टू कैश आउटफ्लो। इसका मतलब एनपीवी क्या हो गई, जीरो। दोनों को अगर इक्वल है माइनस करोगे आप तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो दिस इज आईआरआर क्या है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड बिकम जीरो। देन द पे बैक पीरियड इन कैपिटल बजटिंग रिफर्स टू, क्या मतलब होता है पे बैक का, Be quick. Now, the time it takes for a project to generate cash flow equal to its initial cost, the time it takes for a project to generate positive NPV, the time it takes for a project to double its initial investment, the time it takes for a project to generate a positive internal rate of return. So payback period किससे रिलेटेड है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारा इनफ्लो एंड आउटफ्लो हमारी कॉस्ट को, मतलब बेसिकली हमारी कॉस्ट कवर हो जानी चाहिए इनफ्लो से। सो द टाइम इट टेक्स फॉर अ प्रोजेक्ट टू जनरेट कैश फ्लो इक्वल टू इट्स इनिशियल कॉस्ट, करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन, द कैपिटल बजटिंग, in capital budgeting, what does a profitability index signify? Number one, the ratio of a project's profit to its initial cost, the ratio of a project's NPV to its initial cost, the ratio of a project's internal rate of return to its initial cost, the ratio of a project's payback period to its initial cost. Now, अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बताता है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है जो भी प्रेजेंट वैल्यू है कैश इनफ्लो की डिवाइडेड बाय द आउटफ्लो, राइट, इट शुड बी डिवाइडेड बाय द कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, So it should be to its initial cost. That is option number B. Next one.
what does sensitivity analysis look at? How a change in one thing might, how a change in one thing might affect another thing, how the weather might change tomorrow, how to calculate the profit of a company, how to predict future stock prices. Now, sensitivity बताता है कि कितना sensitive है हमारा प्रोजेक्ट किसी भी फैक्टर से, कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रेट में चेंज हो गया, प्राइस में चेंज हो गया, सेल्स इंपैक्ट हो गई, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे प्रोजेक्ट में. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हाउ अ चेंज इन वन थिंग माइट अफेक्ट अनदर थिंग. Next one, what does scenario analysis do? It tells us the best color to paint our office. Let us imagine what might happen under different situation. It helps us to decide what to have for lunch. It predicts who will win the next game. So अगर हम सिनारियो एनालिसिस की बात करें तो ये हमें क्या बताता है? हमें हेल्प करता है ये इमेजिन करने में कि डिफरेंट सिचुएशन में हमारे प्रॉफिट पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. If we are using sensitivity analysis and find that a small change makes a major difference, we can say the result is not sensitive, very sensitive, indifferent, very indifferent. तो अगर सेंसिटिव है ना, इम्पैक्ट चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट आवर प्रोजेक्ट इज वेरी सेंसिटिव. देन इन सिनेरियो एनालिसिस, व्हाट इज अ बेस्ट केस सिनेरियो? एवरीथिंग गोज रॉन्ग, एवरीथिंग गोज राइट, एवरीथिंग स्टेज द सेम, एवरीथिंग इज अनप्रिडिक्टेबल. तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा? एवरीथिंग गोज राइट, वो हमारा बेस्ट होगा, सब कुछ सही रहे. Then sensitivity analysis usually changes one thing at a time, everything at the same time, nothing at all, only the things we don't care about. Now sensitivity analysis में आप एक ही फैक्टर को चेंज कर सकते हो. वहीं पर अगर आप सिनेरियो एनालिसिस की बात करते हो तो वहां पे आप मल्टीपल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो. तो इट इज वन थिंग एट अ टाइम. इन सिनेरियो एनालिसिस वी यूजुअली चेंज one thing at a time, everything at the same time, nothing at all, only the thing. So here you can change multiple things, right? Multiple चीज़ों को आप change करके अपने profits को analyze कर सकते हो. In sensitivity analysis, if a small change in a parameter leads to a large change in the project outcome, the project can be considered as highly sensitive to the parameter, not sensitive, independent, highly correlated with the parameter. तो हम इसे क्या बोलेंगे? इट इज हाईली सेंसिटिव टू दैट पैरामीटर, राइट? कि अगर हम उस पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं तो इट इज इंपैक्टिंग आवर प्रॉफिट. नेक्स्ट वन, व्हाट इज कॉर्पोरेट वैल्यूएशन? डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, फिगरिंग आउट हाउ मच आवर कंपनी इज वर्थ, कैलकुलेटिंग द सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, या फिर एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन. सो इट इज रिलेटेड विद व्हाट? फिगरिंग आउट हाउ मच अ कंपनी इज वर्थ. देन what is discounted cash flow valuation? Estimating the value of company based on its future cash flow, a method to calculate the interest rate of a loan, a method to calculate the price of a product, a method to calculate the salary of employee. अगर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन की बात करते हो तो ये किससे रिलेटेड है? इट इज अ मेथड जहां पे आप अपनी कंपनी की वैल्यू को निकालते हो, अपनी कॉर्पोरेट को वैल्यू करते हो बाय यूजिंग डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, जहां पर उससे जनरेट होने वाला फ्यूचर रिटर्न को आप डिस्काउंट करते हो, प्रेजेंट वैल्यू में लाते हो और उसके बेसिस पे उसकी वैल्यूएशन को डिटरमाइन करते हो. नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ मर्जर? When a company decides to close its business, when a company decides to start a new business, when two companies decide to join together to become one company, या फिर when a company decides to fire all its employees. Right answer will be option number C, जहाँ पे दो कंपनी एक कंपनी को बनाने की बात करती हैं. And traditionally merger and amalgamations are the same word in Indian law. Then what is demerger? When a company decides to close its business, when a company decides to start a new business, when a part of a company becomes a separate company, when a company decides to fire all its employee. तो merger का मतलब क्या होता है? जुड़ना. तो split करना क्या होगा? That will be demerger. That means यहाँ पर एक कंपनी अपनी दूसरी कंपनीज को सेपरेट करना शुरू कर देती है. What is an acquisition? When a company decides to close its business, when one company is buy another company, when a company decides to start a new business or fire all its employee. So acquisition का मतलब क्या होता है? खरीदना, परचेज करना, to buy something. तो यहाँ पे when a company decides to start a new
when a company decides to buy another company is related to the word acquisition. तो right answer क्या होगा आपका? Option number. A method to reduce the price of a product, a method to calculate the present value of future cash flow, or method to calculate the salary of employee. डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? ये एक मेथड है जहां पे हम हमारे फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू को निकालते हैं कि आज उनकी क्या वर्थ होगी. देन इन अ मर्जर व्हाट हैपेंस टू द कंपनी इन्वॉल्व्ड? they remain separate entities, they dissolve and cease to exist, they combine and operate as one thing, they split into multiple smaller companies. क्या होगा? They combine and operate as one entity. Then in an acquisition, who gains control? The company that is bought, the company that buys the other company. Both companies equally share control. Neither company, a third party, gains the control. तो एक्विजिशन के केस में जो एक्विजिशन होता है, एक्विजिशन के केस में किसके पास कंट्रोल आ जाता है? उसके पास जहां पे कंपनी जो खरीदती है, राइट, द कंपनी दैट बाइज द अदर कंपनी, जो कंपनी खरीद रही है, राइट, उसके पास कंट्रोल आ जाता है. देन इन अ डीमर्जर व्हाट हैपेंस टू द ओरिजिनल कंपनी? It remains the same, nothing changes, it combines with another company, it splits into one or more separate entities, it dissolves and ceases to exist. तो डीमर्जर की सिचुएशन क्या है? जहां पे हम स्प्लिट कर देते हैं एंड सेपरेट कंपनीज बन जाती हैं. Why might a company want to be valued? To determine its stock prices, to decide what products to sell, to calculate the salary of its employee, to plan its marketing strategy. What would be the right reason? Now, why might a company want to be valued? Why? Because they want to know or determine कि उनके स्टॉक का प्राइस क्या है. हर कोई चाहता है कि वो अपने स्टॉक के प्राइस को निकाले. What does the cash flow in discounted cash flow refer to? The flow of water in a river, the movement of people, the money a company expects to make in future. क्या रेफर करता है? ये वो पैसा है कि जो कि फ्यूचर में कंपनी बनाने वाली है. Then, who usually initiates a merger? The employee, the customer, the manager or the owner of the company, the government. So, merger के केस में कौन इनिशिएट करता है? जो कि मैनेजर हो या फिर ओनर हो, वो इनिशिएट करते हैं. इनिशिएट करना मतलब स्टार्ट करना. Who benefits from an acquisition? Only the company that is bought, only the company that does the buying, both the companies if the acquisition is successful, neither companies. Why? Because यहाँ तो दोनों कंपनीज को फायदा है, जो खरीदी गई वो भी, बिकॉज सिनर्जी क्रिएट होती है और सिनर्जी से एक और एक दो हो जाता है, राइट. सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी. देन व्हाट इज अ कॉमन रीजन फॉर अ डीमर्जर? यानी रीजन क्या होगा डीमर्जर का? टू मेक अ कंपनी बिगर, टू हेल्प द पार्ट्स ऑफ द कंपनी ऑपरेट मोर efficiently separately, to reduce the number of products that company sell, to move the company headquarters to a new city. So basically जब कंपनी काफ़ी बड़ी हो जाती है और अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंटली नहीं कैरी कर पाती, तो वहाँ पे वो डीमर्ज होने की बात सोचती है, जहाँ पे वो अपने कंपनी के ऑपरेशंस को एक अलग कंपनी बना देती है, राइट, या फिर अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे एक नई कंपनी बना देती है, स्प्लिट कर देती है, जिससे एफिशिएंटली रन कर पाए. देन what is cost volume profit analysis? CVP, a method for understanding the relationship between the cost, business volume and profitability, a method for calculating the price of product. It is a method for predicting the weather or deciding to whom to hire. Now CVP, as the name says, cost volume profit, ये analyze करता है, relation establish करता है between the cost of the product, the volume to be produced and the profit that you are going to get out of that product. What is activity-based costing? A method for assigning cost to the products or services based on the activities they require. It is a method for predicting the stock market. A method for deciding what products to sell. A method for deciding what to hire. Now, ABC costing एक तरीका है जिससे हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालते हैं. Right, so it is a method for assigning cost to products or services based on the activities they require. यानी कितनी एक्टिविटी आप एक डिपार्टमेंट से ले रहे हो, एक प्रोडक्ट पे जा रही है, उसके बेसिस पे आपकी कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है. तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए. देन
What is a holding company? A company that hold parties, a company that owns share in other companies, a company that only sells handbags or hold it. So right answer क्या होगा? Company that owns shares in other company. Then in CVP analysis, what does volume refer to? The amount of space of a product takes up, the number of products or service sold, the loudness of the music at a party, the number of pages in a book. Volume का मतलब क्या होता है? Number of product or services that we are selling and not something else, right? Volume का मतलब क्या है? Quantity के बारे में आपसे पूछा जा रहा है. Then ABC, what does activity refer to? Activity का मतलब क्या होता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस पर अगर पैकेजिंग की गई है, एडवर्टाइजमेंट किया गया है, लेबर लगाई गई है, कितना मटेरियल लगाया गया है, वो एक्टिविटी है. सो द थिंग्स दैट आर डन टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट और सर्विस. वाई माइट अ कंपनी वांट टू बिकम अ होल्डिंग कंपनी? क्यों एक कंपनी होल्डिंग कंपनी बनना चाहेगी? सो बेसिकली ऐसा क्यों किया जाता है जिससे वो कंट्रोल कर पाए दूसरी कंपनी को. तो इन ऑर्डर टू गेन द कंट्रोल दिस इज डन. In CVP analysis, what does the word profit refers to? Profit का मतलब क्या होता है? The final benefit the company gets, the return the company gets on the entire investment that they have done, subtracting all the costs, whether it is fixed, whether it is variable, उन सबको minus करने के बाद जो amount बचता है, that is profit. So it is the money a company earns after deducting the cost, which could be fixed cost या फिर variable cost. In ABC, what does the word costing refer to? Costing का मतलब है ये देखना कि कितना कॉस्ट बन रहा है फाइनली एक प्रोडक्ट को बनाने में, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, चाहे वो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो, चाहे वो आपका इंटरेस्ट हो, उन सबको करने के बाद आपके प्रोडक्ट का क्या प्राइस बनेगा, दैट इज डन थ्रू एबीसी. हु वुड यूज सीवीपी एनालिसिस? तो सीवीपी एनालिसिस की अगर हम बात करें, व्हाट इट इज रिलेटेड टू? कॉस्ट वॉल्यूम. तो ये कहाँ पे होगा? जहाँ पे आप बिजनेस की बात कर रहे होगे. अगर ये पर्सन बनाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं बेकर कि इन्हें कितनी लोव्स बनाने पे फायदा होगा, राइट? सो दैट कुड बी एनालाइज थ्रू कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस. हु वुड यूज एबीसी? एबीसी जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, राइट, देयर इट विल बी यूज्ड. व्हाट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस? अ टेक्निक यूज्ड टू प्रेडिक्ट अ प्रोजेक्ट्स performance under different scenario, a technique used to determine how different values of an independent variable will impact a particular dependent variable, a technique used to calculate the standard deviation of a project's expected return, a technique used to calculate the correlation between two variables. So sensitivity का मतलब क्या होता है कि different scenario में आपका प्रोजेक्ट कैसे परफॉर्म करने वाला है, उसको जब हम एनालाइज करते हैं, that comes under sensitivity analysis. Hello everyone, welcome to Officer Adda 24/7. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. This is class number 6, ये actually 5 लिखा हुआ है, but this is class number 6th of ABFM, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं important questions. Officer Adda पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, do not forget to subscribe our channel, press the bell icon so that you stay ahead of all the recent update. आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग डिबेंचर्स? अलाउंस फॉर कॉल ऑप्शन इन द इशुएंस टर्म, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर जीरो कूपन बॉन्ड, रिस्ट्रिक्शंस ऑन वोटिंग राइट्स of debenture holder या फिर approval for the issuance of indefinite maturity bonds. Now when you talk about section 71, right, ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है about your debentures. और specifically 71 की अगर हम बात करें, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर हम 71 की बात करें तो यहाँ पे सेक्शन 71 जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ऑन वोटिंग राइट्स. ठीक है, वोटिंग राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता है डिबेंचर होल्डर की. बोलता है कि भाई देयर आर द डिबेंचर होल्डर्स, दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट. इक्विटी वालों के पास है सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स, ना प्रेफरेंस के पास है ना डेट वालों के पास है. देन व्हाट डज द टर्म sunk cost refers to in decision making? Cost that can be recovered during the decision making process, costs incurred in the past that cannot be recovered, future costs that can be avoided by not pursuing a project, costs that are directly tied to the production volume.
नाउ संक कॉस्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है, ऐसी कॉस्ट जो कि डूब गई, राइट, ऐसी कॉस्ट जो कि डूब गई है। तो संक कॉस्ट के बारे में बात करें, संक यानी डूबा हुआ, दैट संक कॉस्ट दैट कैन बी रिकवर्ड, इट कैन नॉट बी। फ्यूचर कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइडेड बाय नॉट परसुइंग अ प्रोजेक्ट, costs that are directly tied to the production volume. It is cost that has already incurred and is irrelevant for the purpose of decision making, which cannot be recovered. Now, because it cannot be recovered, we cannot use it in the process of decision making. Decision making के process में हम इसको use नहीं कर सकते. Next one. As of 31st March 2022, Seashore Limited had 15 lakh outstanding shares with a market value of its equity standing at rupees 7,50,000 crore. Pricing each share at rupees 50. On the same date, the company had an outstanding debt of 15 crore with a market valuation of 14.80 crore. What is the total market value of Seashore Limited on March 31, 2022 when combining the market value of equity and debt using stock and debt approach? Sorry, using stock and debt approach आपको निकालनी है टोटल वैल्यू। तो अब देखो, हमें यहाँ पे दिया हुआ वैल्यूएशन करनी है इक्विटी का जो स्टैंडिंग एट रुपीज 750 करोड़, तो आपको बोला है कि 15 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर है, मार्केट वैल्यू 7.5 करोड़ है, तो ये 7.5 करोड़ आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला है जो डेट है उसकी मार्केट वैल्यूएशन है 14.80 करोड़, करेक्ट। तो ये हो गया आपका 22.30 करोड़। स्टॉक एंड डेट अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट वैल्यू लेते हैं हमारी इक्विटी की यानी शेयर्स की और डेट की, ठीक है, दैट सिंपल इट इज। नेक्स्ट वन, कंपनी SW Limited purchased completely knocked down packs of 2-wheeler and 3-wheelers and assembles them to sell in the market. The material and labor cost of each pack till it reaches the assembly line is 50 and 80 respectively. Total cost incurred by assembly line during the year is 20 lakh, utilizing 20,000 labor hours. Assembly of 2-wheeler takes on an average 20 labor hours, while the assembly of a 3-wheeler takes 30 labor hours. Find the cost of each 2-wheeler and 3-wheeler using the ABC costing method. जल्दी से सॉल्व करिए। नाउ सी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर तो हमें पता है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर हमें दी हुई है 50 एंड 80, करेक्ट। 2-व्हीलर के लिए कितनी है 50, 3-व्हीलर के लिए कितनी है 80। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय असेंबली लाइन ड्यूरिंग द ईयर इज 20 लाख, ठीक है, जिसमें से 20,000 लेबर आर यूटिलाइज हुए। 20,000 लेबर आवर्स है, तो हमें पर लेबर आवर का चार्ज पता चल जाएगा यहां से, करेक्ट। जब हमें मतलब पर आवर का कॉस्ट पता चल गया, दैट इज ₹100। अब हम यहां देख लेते हैं 3-व्हीलर्स में कितना लग रहा है, 2-व्हीलर में, 2-व्हीलर में 20 लेबर आवर लग रहे हैं, करेक्ट, और वाइल असेंबलिंग द 3-व्हीलर्स 30 घंटे लग रहे हैं। तो जो कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी, 2-व्हीलर की हो जाएगी 52,000 एंड 3-व्हीलर की हो जाएगी 83,000। तो यहाँ पे ये जो एलोकेशन हमने किया है दैट वी आर डूइंग यूजिंग ABC मेथड, जहाँ पे एलोकेशन ऑफ एन एक्सपेंस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटी दैट आर इनकर्ड विद रिस्पेक्ट टू वन पर्टिकुलर एरिया,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला है यूटिलाइजिंग 20,000 लेबर आवर, तो यही हमारा हमें यूज करना पड़ेगा फॉर डिविजन, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन. Next, companies that are considered to have dash if the earnings and revenue grow at a rate that is just slightly faster than the economy's nominal growth rate. Stable growth rate, moderate growth rate, high growth rate, none of these. क्या होगा राइट आंसर? नाउ अगर हमारी कंपनी का जो ग्रोथ, सो दिस इज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड कंपनी ग्रोथ रेट, ठीक है. तो अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट और कंपनी का ग्रोथ रेट का हम रिलेशन बताएं, अगर कंपनी का ग्रोथ रेट कम है, ठीक है, या फिर बराबर है इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से, देन इट इज स्टेबल. करेक्ट. अगर इकोनॉमी का ग्रोथ रेट स्लाइटली ज्यादा है, कंपनी का ग्रोथ रेट इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से स्लाइटली तेजी से ग्रो कर रही है, जिस रेट से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है उससे थोड़ा सा तेज हमारी कंपनी अगर ग्रो कर रही है, देन दैट इज मॉडरेट. हाई ग्रोथ रेट ज्यादा है हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से, ठीक है. सो इट वुड बी हियर, इट विल बी मॉडरेट ग्रोथ रेट. देन विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट the principal valuation approach as per IVS 105. As per IVS 105, which among the following is not a principal valuation approach? So market approach, asset based approach, enterprise value approach, all of these. Now, IVS 105 के अकॉर्डिंग 3 अप्रोच है, मार्केट, कॉस्ट या फिर एसेट बेस्ड अप्रोच और इनकम बेस्ड अप्रोच. देयर इज नो एंटरप्राइज वैल्यूएशन अप्रोच. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी. मार्केट अप्रोच में हम वैल्यूएशन करते वक्त क्या करते हैं, जो हमारे सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट, या फिर हमारे जो मैच करता है एसेट से, हम उसको नियर बाय आइटम्स को ढूंढते हैं मार्केट में जो भी मे बी रिसेंटली सेल किए गए हैं, जिनको वैल्यू किया गया है, हम उससे फिर मैच करके अपनी वैल्यू निकालते हैं. एसेट बेस्ड या फिर कॉस्ट बेस्ड अप्रोच में हम लोग एसेट की वैल्यूएशन की बात करते हैं. इनकम बेस्ड अप्रोच में हम लोग फ्यूचर इनकम जो आ रही है उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन करते हैं. जो एंटरप्राइज वैल्यू अप्रोच नहीं है. एंटरप्राइज वैल्यू इज बेसिकली अ मेथड, जैसे बुक वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू होता है, ऐसे एंटरप्राइज वैल्यू होता है, ठीक है. देन XYZ लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू पे अ डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर 1 year फ्रॉम नाउ, यानी D1 कितना है? 3 रुपए है. द डिविडेंड पेमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन कॉन्स्टेंट एट ₹3 पर शेयर. So if an investor need 12% rate of return on his investment, what price of the share will be fair? यानी इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि ग्रोथ रेट नहीं है, कांस्टेंट ही है, ग्रोथ रेट 0 है, ठीक है. एंड आर कितना दिया हुआ है? 12%. नाउ ग्रोथ रेट 0 है, फॉर्मूला क्या होगा? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का D1 डिवाइडेड बाय R माइनस D,
D1 कितना हमें दिया है 3, देयर इज 0 ग्रोथ, सो 0.12 माइनस 0 विल बी 3 डिवाइडेड बाय 0.12, 3 डिवाइडेड बाय 0.12 विल गिव यू 25 रुपीज। तो इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 25 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन टू कंपनीज हुज line of business are completely unrelated to one another and have nothing in common but decide to join forces? Now, ऐसे मर्जर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। व्हाट इज कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर? इट इज अ मर्जर जहां पे दो कंपनीज जो साथ में ज्वाइन कर रही हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश कर रही हैं, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, दे डोंट हैव एनीथिंग इन कॉमन, मे बी दोनों अलग डिफरेंट बिजनेस लाइन को बिलोंग करती है। देन गिवन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ₹20,000, सेल्स आपको दिया है 1 लाख, पीवी रेशो दिया है 40%, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लीवरेज। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स आपको दी है 1 लाख रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं दी, कंट्रीब्यूशन हमें नहीं दिया क्योंकि निकल नहीं सकता, वेरिएबल कॉस्ट मिसिंग है, फिक्स कॉस्ट हमें दी है 20,000, ये हमें एबिट दे देगा। ठीक है, और हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज बन जाएगा। बट इसके लिए ना हमें एक इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज पीवी रेशो। पीवी रेशो कितना दिया है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, दिस इज 0.40, कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, सेल्स हमें दी है 1 लाख, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 40,000। अब अगर कंट्रीब्यूशन 40,000 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 हो गई और एबिट हो गया 20,000। फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय एबिट यानी 2। ठीक है, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सो बेसिकली हमारे 10 क्वेश्चन थे, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ अबाउट द बैचेस। तो अगर आप देखो तो 22 मार्च से हमारा CIB का नया बैच शुरू हो रहा है, जहाँ पे हम आपको फुल फ्लेजेड सिलेबस कवर करवाने वाले हैं, दैट इज मंजिल बैच। इसका इंग्लिश मीडियम बैच भी 22 से शुरू हो रहा है, इसका नाम है एम। ये दोनों बैचेस आपको अभी डिस्काउंट में मिल जाएंगे, और बट इसमें ना आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होगा, सारे कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे। इट इज बेटर दैट यू गो फॉर CIB महापाठ। वाई? बिकॉज CIB महापाठ में ना आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी, आपकी सारी अनसर्टनिटी भी कवर हो जाएगी, और साथ ही में अनसर्टनिटी के साथ साथ आपकी जो डबल वैलिडिटी है वो भी मिलेगी, और 81% का डिस्काउंट भी मिलेगा। सारे बैच भी मिलेंगे, यानी सारे सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, रिवीजन क्लासेस भी मिलेंगी, राइट, इलेक्टिव सब्जेक्ट भी मिलेंगे, उनकी भी रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और हर एक चैप्टर का आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है, करना आपको सिंपल है, विजिट करना है अड्डा की वेबसाइट को, यूज करना है कोड Y183 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। प्रोसेस में आपके साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। आप अड्डा 24/7 जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, JIB एंड CIB। ठीक है, CIB जून 2024 आपको सिलेक्ट करना है, आप सिलेक्ट करोगे, सामने आपको दिख जाएगा CIB महापाठ। नाउ बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे, कोड यूज करोगे Y183 और अप्लाई कर दोगे, तो आप देखो प्राइस कितना हो गया 6499। ठीक है, ये प्राइस और कम हो जाएगा, ये भी फाइनल प्राइस नहीं है, ये प्राइस और कम हो जाएगा अगर आप क्या करते हो, कॉइन्स यूज करते हो। सो बेसिकली कॉइन्स आपको कहाँ मिलते हैं, अड्डा की ऐप में, है ना। अगर आप ऐप के थ्रू एनरोल करते हो तो आपको वहाँ पे कॉइन्स मिलते हैं रजिस्ट्रेशन करने पर, जिसकी वजह से जो आपका डिस्काउंट परसेंटेज है, ठीक है, वो इंक्रीज होके हो जाता है 81%। तो ये प्राइस अभी फाइनल नहीं है, इसमें से भी आपके अभी 300 रुपए के करीब, है ना, 300 350 रुपए कम हो जाएंगे, और ये आपका फिर फाइनल प्राइस बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा।
कल मैं आपको परसों मैं आपको फिर से ये सेशन लेकर आऊँगी जहाँ पे मैं ABFM के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। बाकी कल मेरा ABM का सेशन होगा जहाँ पर मैं आपको ABM के क्वेश्चंस करवा रही होंगी। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन। ऑफिसर अड्डा की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन